हेलो दोस्तों। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का 9th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर का टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, हाउ कैन वी गिव अ फेस टू अ नेशन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो व्यक्ति कभी पृथ्वी पे रहा हो, कभी भी रहा हो, चाहे वो कुछ 100 साल पहले रहा हो या 1000 साल पहले रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के या तो हमारे पास तस्वीर होती है या ऐसे व्यक्ति के बारे में हमारे पास कुछ जानकारियाँ होती है कि वो कैसा दिखता था। और उस जानकारी के आधार पे या उसकी अगर तस्वीर उपलब्ध हो, उसका पिक्चर अवेलेबल हो, तो उस आधार पे हम उसकी नई तस्वीर बना सकते हैं, उसकी हम मूर्तियाँ बना सकते हैं। लेकिन हम राष्ट्र को एक कैसे रूप दे सकते हैं, राष्ट्र को हम चेहरा कैसे दे सकते हैं, जबकि राष्ट्र कोई व्यक्ति तो है नहीं, ना वो कभी रहा है और ना ही वो है। तो हम किस प्रकार से राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 18th और 19th सेंचुरी के समय में दोस्तों आर्टिस्ट ने एक नया तरीका निकाला नेशन को पर्सोनिफाई करने का। पर्सोनिफाई को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण करना, यानी कि राष्ट्र को उन्होंने मानवीकरण करने की शुरुआत की। मानवीकरण का क्या अर्थ है? मानवीकरण का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को जो कि मानव नहीं है उसको मानव के रूप में प्रदर्शित करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की कहानी की किताबों में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जो बहुत सारे जो जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, बाकी जो ग्रह हैं, पेड़ पौधे हैं, बादल है, ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। और उन कहानियों में जो तस्वीरें दी होती हैं उनमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से इन सब के चेहरे हैं, उनके हाथ पैर हैं, तो वो बातें कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को पर्सोनिफाई करना, किसी भी चीज़ का मानवीयकरण करना। तो उस समय के आर्टिस्ट ने 18th 19th सेंचुरी के समय के आर्टिस्ट ने नेशन को भी पर्सोनिफाई करना शुरू किया, नेशन को भी एक व्यक्ति के रूप में दिखाना शुरू किया। तो इस दौरान उन्होंने नेशंस को, कंट्रीज़ को एक पर्सन के रूप में दिखाया। और इन्होंने मोस्टली इसमें क्या किया कि जो नेशंस थे उनको एक फीमेल फिगर के रूप में, एक महिला के रूप में दिखाना शुरू किया। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि महिला के रूप में क्यों दिखाया, पुरुष के रूप में क्यों नहीं दिखाया? तो इसका एक जवाब यह हो सकता है कि महिला के रूप में दिखाने का कारण यह था कि हम ऐसा मानते हैं और ऐसा होता भी है कि महिलाएं जो होती हैं, जो जैसे माता होती है, मदर होती है, वो हमें फीड करती हैं, हमें वो पालन पोषण हमारा करती हैं, हमें पालती हैं, हमें बड़ा करती हैं, हमें इस योग्य बनाती हैं कि हम कुछ कर सके अपने जीवन में। तो इसलिए एक व्यक्ति का अपनी माता के साथ जुड़ाव ज़्यादा होता है, यानी कि एक महिला के साथ जुड़ाव ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि आर्टिस्ट ने जो नेशंस थे उनको भी एक महिला के रूप में दिखाया। जैसे हम कहते हैं ना मदर अर्थ, हम फादर अर्थ नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि अर्थ जो है वो सभी काम करती है जो एक मदर करती है। अर्थ जो है हमें भोजन देती है, अर्थ पे हम रहते हैं, तो सेम काम, यानी कि जो है मदर के साथ एक जो हमारा जुड़ाव है वही जुड़ाव हमारा एक नेशन के साथ हो सके, एक राष्ट्र के साथ हो सके। इसीलिए नेशंस को भी एक महिला के रूप में जो है दर्शाया गया। तो ये जो फीमेल फिगर्स जो दिखाए जाते थे, जो जिस महिला का रूप दिखाया जाता था एक राष्ट्र के अंदर, वो एक वास्तविक महिला नहीं होती थी, वो एक ऐसी महिला नहीं होती थी जो वास्तव में कहीं पे एग्जिस्ट करती हो। मीन्स शी वॉज नॉट अ रियल वीमेन इन द रियल लाइफ। तो इसके अलावा इसमें एक और मतलब इसका एक पर्पस ये था कि जो नेशन है, नेशन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक अमूर्त रूप है जो कि रियलिटी में कहीं नहीं है, मतलब इसका आइडिया। तो जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है नेशन का, उसको एक हम कंक्रीट फॉर्म में लेकर के आए, एक मूर्त रूप उसको हम देंगे। और जो ये फीमेल फिगर्स बनाए जाते थे नेशंस के, इसको हम बोलते हैं एलिगरी। ठीक है, एलिगरी क्या होता है? एलिगरी को हम हिंदी में बोलते हैं रूपक, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम एक रूप देते हैं उसको हम रूपक बोलते हैं, एलिगरी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुस्से को, क्रोध को एक रूप देना, या शांति स्वभाव को एक रूप देना, हंसी को एक रूप देना, प्रेम को एक रूप देना। तो इन सब चीज़ों को जिनका कोई रूप नहीं है, मृत्यु को एक रूप देना, जीवन को एक रूप देना। तो जब हम इन ऐसी चीज़ें जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई कंक्रीट फॉर्म नहीं है, उसको जब हम एक व्यक्ति के रूप में हम दिखाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एलिगरी। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत माता, तो भारत माता जैसा कोई रियल में कोई ऐसी कोई लेडी नहीं है, ऐसी कोई महिला नहीं है जिसको हम कहें कि ये भारत माता है। लेकिन फिर भी जो है हमने एक तस्वीर बनाई और हमने कहा कि ये भारत माता है, यानी कि भारत माता एक एलिगरी हुई। वैसे ही दोस्तों, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समय चल रहा था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत ही जो फेमस आइडियाज़ थे उनको एक फीमेल एलिगरी के रूप में पोर्ट्रे किया गया। आइडियाज़ कैसे? जैसे कि लिबर्टी का आइडिया, तो लिबर्टी को भी एक फीमेल के रूप में पोर्ट्रे किया गया, एक फीमेल के रूप में दिखाया गया, एक एलिगरी बनाया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी कोई महिला नहीं है लेकिन फिर भी लिबर्टी का एक स्टैचू बनाया गया। वैसे ही जस्टिस का स्टैचू, एक लेडी जो कि अपने आँखों पर पट्टी बांधे रहती है,
तो इस लेडी का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन लिबर्टी कोई महिला तो नहीं है, फिर भी हमने लिबर्टी का एक स्टैचू बनाया। वैसे ही दोस्तों फ्रांस में लोगों ने एक अपनी जो फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के आर्टिस्ट ने अपने देश के लिए जो एलिगरी बनाया, जैसे हमने भारत में भारत माता की तस्वीर बनाई, वैसे ही फ्रांस के लोगों ने मैरियन का तस्वीर बनाया। ठीक है, तो ये जो आप पिक्चर अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है मैरियन। तो मैरियन जो है एक ही बहुत ही कॉमन नाम है। आपको पता होगा कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी मदर का नाम मैरी था, तो वो नाम जो है बाद में जो है मैरियन में कन्वर्ट होता है, और बहुत सारी महिलाएं जो है अभी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना नाम मैरियन रखती हैं। तो मैरियन एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। मैरियन जो है एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, और इसीलिए फ्रांस ने अपनी एलिगरी का नाम भी जो है मैरियन ही रखा। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखिए, जैसे आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा, वैसे स्टैचू ऑफ रिपब्लिक है। दोनों के जो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो खास गुण थे, विशेषताएं थी, उनको जोड़ करके और मैरियन के अंदर उन सभी गुणों को जो है मिला दिया गया। यानी कि मैरियन में वो सभी क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी और स्टैचू ऑफ रिपब्लिक में दिखाई देती हैं। मैरियन एक रेड कैप पहनती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैरियन के पास एक रेड कैप है। और आपने क्लास 9th में दोस्तों पढ़ा है कि रेड कैप वॉज द सिंबल ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम द स्लेवरी। यानी कि रेड कैप जो है वो दासत्व से, यानी कि दासता से मुक्त होने का एक सिंबल था, एक संकेत था कि आप दास नहीं हैं और इसलिए आप रेड कैप पहन रहे हैं। तो इस जो मैरियन की जो तस्वीर बनाई गई उसमें भी जो है मैरियन को रेड कैप पहने हुए दिखाया गया। इसके अलावा मैरियन के पास ट्राई कलर है, एक तिरंगा है जिसमें 3 रंग है। कौन से? रेड, वाइट और ब्लू। अगर आपको याद हो पहला लेक्चर इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो फ्रांस का जो ट्राई कलर था उसमें यही तीनों रंग थे, रेड, वाइट और ब्लू। और ये कॉकेट के रूप में मैरियन अपने पास यूज करती है। कॉकेट का मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग अपने शर्ट के ऊपर कॉकेट लगाते हैं। इसको जो है मैरियन ने अपने सर पे यहाँ पे अपने कैप के ऊपर लगा रखा था, कैप के ऊपर लगा रखा था इसको। ठीक है, जैसे बैज होता है, बैज हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बैज था जो अपने सर के ऊपर ये लगाती थी। तो जो मैरियन की स्टैचू थी दोस्तों, उसको बहुत सारे पब्लिक स्क्वायर्स पे, फ्रांस में बहुत सारे पब्लिक स्क्वायर्स पे, यानी कि जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे चौराहों पे मैरियन की स्टैचू को जो है इस्टेब्लिश किया गया ताकि लोग उसे देखें और उसे अपना सिंबल ऑफ यूनिटी माने, नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, यानी कि राष्ट्र की एकता का प्रतीक है मैरियन की स्टैचूज़। इस तरीके से मैरियन के स्टैचूज़ को शहर के पब्लिक स्क्वायर्स पे जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया, कुछ इस तरीके से। ये पेरिस की एक इमेज है जहाँ पे मैरियन के स्टैचू को इस्टेब्लिश किया गया है दोस्तों। इसके अलावा मैरियन का जो इमेज था उसको कॉइन्स पे, यानी कि सिक्कों पे और स्टैम्प पे, यानी कि जो डाक टिकट होते हैं उसके ऊपर भी पब्लिश किया गया है। देखिए यहाँ पे एक सिक्का है जिसके ऊपर मैरियन की तस्वीर दिखाई गई है, और ये एक पोस्टल स्टैम्प है जिसमें मैरियन की तस्वीर को दिखाया गया है। वैसे ही दोस्तों जर्मनी में जो एलिगरी बनाया गया उसको हम बोलते हैं जर्मेनिया। ये जर्मेनिया की तस्वीर है। आप देख पा रहे होंगे कि जर्मेनिया के एक हाथ में तलवार है, सर पे एक कुछ पत्तों का कोई एक मुकुट बना हुआ है। ये किस चीज़ के पत्ते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। इनके पास एक फ्लैग है और बैकग्राउंड में आप सन को रेज होते हुए देख रहे हैं दोस्तों। नीचे यहाँ पे जंजीर गिरी हुई है। तो इन सब का क्या मतलब है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन सभी जो सिंबल्स जो यूज़ किए गए हैं इनका क्या मतलब है इसको हमको जानना जरूरी है। तो पहला सिंबल हम डिस्कस करते हैं, ये है ब्रोकन चेन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ज़मीन पे एक चैन गिरी हुई दिखाई दे रही है। तो ब्रोकन चेन का क्या मतलब है दोस्तों? ब्रोकन चेन का मतलब है कि बीइंग फ्रीड, यानी कि अब हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता को दिखाने के लिए इस तस्वीर में, जर्मेनिया की तस्वीर में, चेन को टूटा हुआ दिखाया गया। इसके अलावा ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यानी कि जो सैनिक युद्ध के समय में जो ढाल का प्रयोग करते हैं, जो कवच का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक कवच है जर्मेनिया के पास जो कि उसे युद्ध में रक्षा करेगा। तो ये जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल था, इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ईगल बना हुआ है, 2 हेडेड ईगल। 2 हेडेड ईगल जो है वो जर्मन एम्पायर का सिंबल हुआ करता था। और ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, यानी कि जो उसके रक्षा करने के लिए जो ढाल बनाई गई है, कवच बनाई गई है, इसको हिंदी में कवच बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? स्ट्रेंथ का, यानी कि ताकत का, हिम्मत का, ठीक है, शक्ति का प्रतीक था ये। वैसे ही क्राउन ऑफ द ओक लीव्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जो क्राउन है जर्मेनिया के ऊपर, ये क्राउन जो है वो ओक लीव्स है। ठीक है, ओक को हिंदी में बोलते हैं बलूत बोलते हैं इसको। तो ओक लीव यानी कि बलूत के पत्तों का ये मुकुट इन्होंने पहन रखा है, और यह प्रतीक है बहादुरी का दोस्तों, यानी कि हीरोइज्म का प्रतीक है। वैसे ही स्वॉर्ड, आप देख रहे होंगे कि इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, तलवार है। तो तलवार किस चीज़ का प्रतीक है? तलवार प्रतीक है कि रेडी टू फाइट, मतलब ये मुकाबले के लिए तैयार हैं, लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तलवार दिखाई दे रहा है। वैसे ही
ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। आप देख रहे होंगे कि तलवार के किनारे में जो है एक पत्तियां ऐसी लिपटी हुई हैं, यानी कि एक ब्रांच लिपटा हुआ है, एक शाखा लिपटी हुई है। तो ये जो ब्रांच है वो ओलिव ब्रांच है। ओलिव यानी कि जैतून। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपने एक तस्वीर देखी होगी, बहुत ही कॉमन, आपने बुक्स में देखा होगा या इंटरनेट पे देखा होगा कि एक सफ़ेद रंग का कबूतर होता है, वो अपने चोंच में एक डाली छोटी सी जो है वो लेकर के उड़ता रहता है, और वो कबूतर का रंग सफ़ेद होता है। तो वो सफ़ेद रंग का कबूतर आपको पता है कि वो शांति का प्रतीक है, और जो जैतून का जो पत्ता होता है उसको भी शांति का प्रतीक ही माना जाता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, तो जब शुरुआत के समय में उस समय लोगों को जो है कोई मेडल नहीं दिया जाता था। जो विजेता होते थे उनको जैतून के पत्तों का ही ऐसा ही मुकुट पहना जाता था। तो ये जो ओलिव ब्रांच है, जो जैतून के ये शाखा है, ये शांति का प्रतीक है। तो स्वॉर्ड मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि स्वॉर्ड जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? स्वॉर्ड प्रतीक है कि शी इज़ रेडी टू फाइट, वो लड़ने के लिए तैयार है। और उसी तलवार में एक शांति का प्रतीक लिपटा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि शी हैज़ द विलिंगनेस टू मेक पीस। वो जो है शांति भी स्थापित करना चाहती है, यानी कि वो लड़ाई तो करना चाहती है, लेकिन लड़ाई का पर्पस क्या है कि शांति स्थापित हो, हर जगह पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि एक ट्राई कलर है जिसमें 3 रंग हैं। कौन से? ब्लैक, गोल्ड और रेड। ठीक है, तो ये जो ट्राई कलर है, ये ट्राई कलर किसका सिंबल था? ये यूज़ किया जाता था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा। मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया दोस्तों, जब मैंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे वो 1948 में जो उन्होंने आंदोलन किया था, जिस समय फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन किया गया था, तो उस समय उनके द्वारा इस ट्राई कलर का यूज़ किया गया था। बाद में इसे जर्मन स्टेट के ड्यूक के द्वारा इसको बैन कर दिया गया। लेकिन आज भी दोस्तों जर्मनी का जो नेशनल फ्लैग है वो यही ट्राई कलर है। इसके अलावा रेज ऑफ द राइजिंग सन, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। तो ये जो राइजिंग सन यानी कि उगते सूर्य की जो किरणें दिखाई दे रही हैं, ये प्रतीक है कि बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, यानी कि एक नया समय, एक नया युग आने वाला है। इस लड़ाई के बाद जर्मेनिया के द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, अब एक तस्वीर आपके बुक में दी हुई है, इसका टाइटल है द फॉलन जर्मेनिया। ये बनाया गया है जूलियस हैबनर के द्वारा 1850 में। तो ये यहाँ पे जर्मेनिया को ज़मीन पे गिरे हुए क्यों दिखाया गया है? तो इसका मैं कारण आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था सभी जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करने के प्रयास से, और उस समय एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था। तो मैंने उस समय आपको बताया था उस लेक्चर में कि किस तरीके से कंजर्वेटिव्स पावर, यानी कि जो रूढ़िवादी जो ताकतें थीं, उनके द्वारा उस जो आंदोलन जो शुरू किया गया था लिबरल लोगों के द्वारा, उस आंदोलन को कुचल दिया गया। और इसलिए इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तस्वीर में दिखाया गया है आर्टिस्ट के द्वारा कि जर्मेनिया इज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि जर्मेनिया जो है ज़मीन पे गिरी पड़ी हुई है। वैसे ही एक और तस्वीर दी हुई है आपके बुक में, इसका टाइटल है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन एक एरिया का नाम है, एक टेरिटरी है जो जर्मनी में है, और यह बहुत ही मिनरल्स के लिए बहुत ही फेमस एरिया है। यहाँ पे कोल माइंस वगैरह हैं। तो जर्मेनिया जो है वो राइन, उस रीजन को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। शी इज़ गार्डिंग द राइन। और ये 1816 में बनाया गया था। 1860 में लॉरेंस क्लेसन के द्वारा ये इस तस्वीर को बनाया गया था। और इसमें यहाँ पे जो तलवार को कवर करने के लिए जो रखा गया है एक ढाल, यहाँ पे इस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जर्मन लैंग्वेज में, जिसका मतलब है कि द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, यानी कि जो जर्मन की जो तलवार है, जर्मनी की जो तलवार है, वह जर्मन राइन की रक्षा करती है। तो ये इसका मतलब था दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। अब एक कुछ और आपको जानकारी दे देता हूँ। आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 25-26 के पास जो है, जहाँ पे ये पार्ट शुरू होता है, वहाँ पे एक ये तस्वीर दी हुई है, और उसके नीचे एक टाइटल लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ स्टाम्प ऑफ 1850, पोस्टल स्टाम्प ऑफ 1850, एंड द तस्वीर दिस पिक्चर सिग्निफिकेंस टू द मैरियन। मतलब ये तस्वीर जो है वो मैरियन की है। लेकिन दोस्तों मैं आपको अभी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैरियन की तस्वीर नहीं है। ये जो जिसकी तस्वीर है इनका नाम है सीरस। इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, इसके बारे में आप सर्च करके और पढ़ाई कर सकते हैं। अगली एक और आपको जाते जाते एक और जानकारी दे दूं कि जो पेरिस में 2024 में 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, उसका जो सिंबल जो तय किया गया है, जो लोगो बनाया गया है, वो लोगो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। ये है, ये उसका लोगो है। इस लोगो में 3 चीज़ें हैं। मेडल जो राउंड फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, राउंड शेप मेडल को रिप्रेजेंट करता है। बीच में आपको फ्लेम दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़, ये एक फ्लेम दिखाई दे रहा है। और उसके बाद एक इसमें
एक फीमेल जो है एक फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फीमेल फेस में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यहाँ पे आपको लिप्स दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको बाल जैसा डिजाइन दिखाई देगा। तो ये जो है मैरियन को रिप्रेजेंट करता है। मैरियन कौन है? मैरियन जो है फ्रांस की एलिगरी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसका ये सिंबल इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट है दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, व्हाट इज़ एन एलिगरी एंड स्टेट एनी वन एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई द सेम। ओके, तो आपको इसमें बताना है कि एलिगरी क्या होता है और कोई आप एग्जाम्पल दे दीजिए। आप मरीन का नाम लिख लीजिए, जर्मेनिया का नाम लिख दीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि हु बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन स्टेट। आई होप कि आपको पता है, जो जर्मन नाम है उसी से मिलता जुलता नाम है। वैसे ही 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाई वर नेशंस पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। मैंने आपको डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि क्यों इसको फीमेल फिगर में ही दिखाया गया था। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 सुटेबल रीजन्स। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज मैरियन, वट वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच शी वॉज पोर्ट्रेट। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ वॉज द नेशन विजुअलाइज इन द 18th and 19th century इन यूरोप। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। 2 सुटेबल एग्जाम्पल आपके पास हैं इस चैप्टर के द्वारा, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।